हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और यहाँ तक डिज़ाइन वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सलेंडरनेस रेशियो। For different types of compression and tension member, maximum value of effective slenderness ratio। अलग अलग टाइप के कंप्रेशन और टेंशन मेंबर्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो देखेंगे क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ मेंबर दिया गया है और मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू दिया गया है। पहला हमारा है पॉइंट, ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड। एक मेंबर है ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड। उसके लिए एल इफेक्टिव अपॉन और मिनिमम की वैल्यू 180 होगी। उसके लिए मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 180 होगी। कब? जब एक कंप्रेशन मेंबर कैरी करेगा डेड लोड और इम्पोज्ड लोड, तो उसके लिए मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 180 होगी। पहला हो गया। दूसरा हमारा है a compression member subjected to compression forces resulting only from combination with wind or earthquake action, provided the deformation of such member does not adversely affect the stress in any part of structure। उसके लिए L effective upon R minimum की वैल्यू होगी 250। नेक्स्ट हमारा है थर्ड है compression flange of a beam against lateral torsional buckling। compression flange of a beam against lateral torsional buckling के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 300। फोर्थ हमारा है a tension member in which reversal of direct stress occurs due to loads other than wind or seismic forces। उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 180। नेक्स्ट हमारा है a members normally acting as a tie in a roof truss or a bracing system but subjected to possible reversal of stress resulting from wind and earthquake forces। उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 350। नेक्स्ट हमारा है मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन। उसके लिए वैल्यू होगी 400। अदर देन प्री टेंशन मेंबर को छोड़कर अगर कोई मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन में है, उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 400 होगी। तो ये 5 कंडीशंस हम लोगों ने देखी। आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ कॉलम देखेंगे हम लोग। तो फेलियर दो तरह से होता है कॉलम में, एक वेव बकलिंग फेलियर होता है, दूसरा वेव क्रिपलिंग फेलियर होता है। वेव बकलिंग फेलियर में लोड डिस्पर्सन एंगल 45 डिग्री होता है। वेव बकलिंग फेलियर में लोड डिस्पर्सन एंगल 45 डिग्री होता है। वेव क्रिपलिंग फेलियर ऑफ कॉलम में लोड डिस्पर्सन एंगल 30 डिग्री होता है। बकलिंग में 45 डिग्री और क्रिपलिंग में 30 डिग्री। आगे हमारे पास है सेफ्टी अगेंस्ट वेव बकलिंग। वेव बकलिंग से सेफ्टी के लिए फार्मूला है एल इफेक्टिव इक्वल टू DW/2 होना चाहिए। एल इफेक्टिव DW/2 होना चाहिए। दूसरा है आर मिनिमम TW/√12 होना चाहिए। आर मिनिमम TW/√12 होना चाहिए। ये फार्मूला है आर मिनिमम इक्वल टू TW/√12। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ फ्लेंज प्लेट एंड वेव प्लेट। बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्लेंज प्लेट और वेव प्लेट में फार्मूला है प्लेट के लिए V/TF should not be greater than 16, B/TF should not be greater than 16, dW/TW should not be greater than 50। B/TF की वैल्यू 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, dW/TW की वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बकलिंग प्रिवेंट करने के लिए फ्लेंज और प्लेट में। आगे हमारे पास है शियर लेग इफेक्ट।
shear leg effect, ये क्या होता है? The non-uniform stress distribution that occurs in a tension member adjacent to a connection. shear leg effect एक non-uniform stress होता है. The non-uniform stress distribution that occurs in a tension member adjacent to a connection. Effect of shear leg is less for large length of connection. Effect of shear leg is less for large length of connection. यानी जिस कनेक्शन की लेंथ लार्ज होती है उसके लिए shear leg का इफेक्ट लेस यानी कम होता है. आगे हमारे पास है एज पर IS 800 2007 क्लॉज 5.6.1 टेबल नंबर 6 allowable vertical deflection under dead and imposed load shall not exceed for gantry girder with crane load. ये क्लॉज नंबर से कुछ दिया गया है डेटा, ये कुछ इस तरह है. क्रेन लोड और अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट, ये कोडल प्रोविजन है सब. क्रेन लोड और अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट, अगर मैन्युअली ऑपरेटेड क्रेन है तो अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट होगी स्पान बाई 500. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अप टू 50 टन और 500 किलो न्यूटन. अगर क्रेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है अप टू 50 टन या 500 किलो न्यूटन तक तो हमारा अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट स्पान बाई 750 यानी 750 स्पान बाई 750 होगा. थर्ड हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवर 50 टन्स. अगर क्रेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है 50 टन से ज़्यादा लोड है तो हमारा अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट स्पान बाई 1000 होगा. अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स एक्सेट्रा अगर है तो अलाउबल डिफ्लेक्शन लिमिट होगी L बाई 600. आगे हमारे पास है लेटरल डिफ्लेक्शन लिमिट्स ऑफ द गैंट्री गर्डर. गैंट्री गर्डर के लिए लेटरल डिफ्लेक्शन लिमिट्स दी गई हैं, उनको देखेंगे हम लोग. क्रेन प्लस विंड लोड. डिजाइन लोड क्या है? डिजाइन लोड में क्या है? क्रेन प्लस विंड लोड, क्रेन का लोड और विंड का लोड. टाइप्स ऑफ लेटरल डिफ्लेक्शन. एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट है, दूसरा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल सपोर्टिंग क्रेन. एब्सोल्यूट लेटरल डिफ्लेक्शन की लिए लिमिट है, एब्सोल्यूट लेटरल डिफ्लेक्शन के लिए लिमिट है स्पान बाई 400. एब्सोल्यूट लेटरल डिफ्लेक्शन के लिए लिमिट है स्पान बाई 400. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल्स सपोर्टिंग क्रेन के लिए लिमिट है 10 mm. आगे दिया गया है विथ ऑफ आउटस्टैंड फ्लेंज फॉर वेरियस कनेक्शन. अलग अलग टाइप के कनेक्शन के लिए विथ दी गई आउटस्टैंड फ्लेंज की. BS इन केस ऑफ बोल्ट. बोल्ट के केस में BS इज इक्वल होता है W प्लस G माइनस T. बोल्ट के केस में BS यानी विथ ऑफ आउटस्टैंड फ्लेंज BS इज इक्वल टू होता है W प्लस G माइनस T. BS इन केस ऑफ वेल्ड के केस में BS इज इक्वल टू W होता है. वेल्ड के केस में BS इज इक्वल टू W होता है. आगे दिया गया है डायमीटर ऑफ टैक रिवेट शुड नॉट लेस देन द मिनिमम वैल्यू. डायमीटर ऑफ टैक रिवेट शुड नॉट लेस देन द मिनिमम वैल्यू. इससे कम वैल्यू टैक रिवेट की नहीं होनी चाहिए. डायमीटर में दिया गया देखेंगे. पहला हमारे पास है अगर थिकनेस ऑफ मेंबर. अगर मेंबर की थिकनेस अप टू 10 mm है, अगर मेंबर की थिकनेस 10 mm तक है तो मिनिमम डाया 16 mm लिया जाएगा. अगर मेंबर की थिकनेस 10 mm तक है तो मिनिमम डाया 16 mm. अगर थिकनेस मेंबर की 10 से 16 mm है तो मिनिमम डाया 20 mm. 10 से 16 है तो मिनिमम डाया 20 mm. अगर मेंबर की थिकनेस 16 से ज़्यादा है तो मिनिमम डाया 22 mm. अगर मेंबर की थिकनेस 16 mm से ज़्यादा है तो मिनिमम डाया लेंगे 22 mm. अब है लग एंगल क्या होता है उसको देखेंगे. इट इज़ ए शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल यूज टू कनेक्ट द गसेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर. क्या होता है? यह एक शॉर्ट लेंथ का एंगल होता है जिसका यूज़ किया जाता है गसेट और आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर
को जोड़ने में। पर्पज क्या होता है? पर्पज ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गसेट प्लेट एंड टू रिड्यूस शियर इफेक्ट लेग इफेक्ट। शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए और लग एंगल used purpose of lug angle is to reduce the length of connection to the gusset plate। कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए और शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लग एंगल का यूज करते हैं। आगे हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग। ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर के लिए क्या होता है? फॉर शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर, फॉर शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर के लिए टी डी वी वन इज इक्वल टू होता है, टी डी वी वन इज इक्वल टू होता है ए एवरेज एफ वाई अपन अंडर रूट 3 गामा एम ओ प्लस 0.9 ए टी एन एफ यू अपन गामा एम वन। टेंशन यील्डिंग शियर रप्चर, टेंशन यील्डिंग शियर रप्चर के लिए फार्मूला है टी डी बी टू इज इक्वल टू ए टी जी एफ वाई अपन गामा एम ओ प्लस 0.9 ए वी एन एफ यू अपन अंडर रूट 3 गामा एम वन। दूसरा हमारा नेट रप्चर फ्रैक्चर या टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा हमारे पास है नेट सेक्शन रप्चर फ्रैक्चर या टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके लिए फार्मूला है फॉर प्लेट्स एंड थ्रेडेड रॉड्स फॉर प्लेट्स एंड थ्रेडेड रॉड्स के लिए फार्मूला है टी डी एन इज इक्वल टू 0.9 ए एन एफ यू अपन गामा एम एल। फॉर अदर टेंशन मेंबर के लिए टी डी एन इज इक्वल टू अल्फा ए एन एफ यू अपन गामा एम आई। फॉर एंगल्स के लिए फार्मूला है टी डी एन इज इक्वल टू 0.9 ए एन सी एफ यू अपन गामा एम एल प्लस बीटा ए ग्रॉस एफ वाई अपन गामा एम ओ। क्रॉस सेक्शनल यील्डिंग के लिए फार्मूला है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए फार्मूला है टी डी जी इक्वल टू ए जी एफ वाई अपन गामा एम ओ। टी डी जी इक्वल टू ए जी एफ वाई अपन गामा एम ओ। आगे हमारे पास है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स, रेजिस्टेंस गवर्न बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यील्डिंग के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.10 गामा एम वाई इक्वल टू 1 पॉइंट। यील्डिंग के लिए गामा एम वाई की वैल्यू 1.10, बकलिंग गामा एम बी की वैल्यू 1.10, अल्टीमेट स्ट्रेस गामा एम यू की वैल्यू 1.25, अल्टीमेट स्ट्रेस गामा एम यू की वैल्यू 1.25। आगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको देखेंगे हम लोग। बिल्टअप कॉलम क्या होता है या प्लेटेड कॉलम, प्लेटेड बीम्स या बिल्टअप कॉलम, प्लेटेड बीम्स या बिल्टअप कॉलम। It is composed of 2 or more parallel main components interconnected by lacing or batten plates. Built-up column is composed of 2 or more parallel main components interconnected by lacing or batten plates. ये हो गया हमारा बिल्टअप कॉलम। दूसरा हमारा लेसिंग्स क्या होती हैं? जनरली इट इज ए फ्लैट विच कनेक्ट्स टू कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम सेक्शन obliquely for a convenient inclination, ये होती है लेसिंग हमारी। फिर आता है बैटन्स क्या होते हैं? इट इज यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिल्टअप कॉलम आर डिजाइन टू रेजिस्ट लॉन्गिट्यूडिनल शियर एंड मोमेंट arising from transverse shear. Battens is used to connect the main components of built-up column are designed to resist longitudinal shear and moment arising from transverse shear. अगला हमारा एंड टाइप प्लेट क्या होता है? एंड टाइप प्लेट laced compression member shall be provided with tie plates at the ends of the lacing. Laced compression members shall be provided with tie plates at the end of the lacing. आगे नेक्स्ट हमारा है कॉलम
कॉलम सप्लाइज क्या होता है? ए कॉलम सप्लाइज इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। कॉलम सप्लाइज का यूज कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। आगे हमारे पास फ्लेंज सप्लाइज। फ्लेंज सप्लाइज क्या होता है? इट इज ए जॉइंट इन द फ्लेंज एलिमेंट it is a joint in the flange element provided to increase the length of the flange plate. It is designed for axial force only. फ्लेंज सप्लाइज को केवल एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वेव सप्लाइज। वेव सप्लाइज क्या होता है? वेव सप्लाइज इज यूज्ड इन द वेव प्लेट टू इंक्रीज इट्स लेंथ। These are designed to resist the shear and moment at split section. वेव स्प्लाइस को डिज़ाइन किया जाता है shear और मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। यानी जितने भी सप्लाइस हैं ये सब लेंथ को इंक्रीज करते हैं। अगर कॉलम में तो कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर फ्लेंज में है तो फ्लेंज की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर वेव में है तो वेव की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लेसिंग सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ लेसिंग सिस्टम क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लेसिंग सिस्टम, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है लेसिंग ऑफ कंपाउंड स्टील कॉलम्स एश्योर्स यूनिफाइड बिहेवियर। लेसिंग जो है कंपाउंड स्टील की कॉलम की यूनिफाइड बिहेवियर को एश्योर करती हैं। फॉर लेस्ड कॉलम LE इज इक्वल टू 1.05 स्मॉल l, यानी कैपिटल LE इज इक्वल टू 1.05 स्मॉल l और 5% इंक्रीज ऑफ एक्चुअल लेंथ। लेसिंग जो है कॉलम की लेंथ को 5% कॉलम की एक्चुअल लेंथ को 5% इंक्रीज कर देती है। लेसिंग कॉलम की एक्चुअल लेंथ को 5% इंक्रीज कर देती हैं। आगे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इन लेसिंग मेंबर्स इज जीरो। लेसिंग मेंबर्स में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। बेंडिंग मोमेंट इन लेसिंग मेंबर इज जीरो। लेसिंग मेंबर में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए फार्मूला है लेमडा मैक्स इज इक्वल टू LE अंडर रूट 12/T शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा मैक्स की वैल्यू 145 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। L effective अंडर रूट 12/T शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। नोट पॉइंट है the cylinder ratio of a column is zero when its length is support on all sides throughout its length। अगर कोई कॉलम the cylinder ratio of a column is zero when its length is support on all sides। अगर उसकी लेंथ ऑल साइड से सपोर्टेड है थ्रू आउट द लेंथ तो उसकी सलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जीरो होगी उस कॉलम की। आगे है इंक्लिनेशन एंगल ऑफ लेसिंग। रिवेट और बोल्ट के लिए इंक्लिनेशन एंगल 40 to 70 डिग्री होता है। रिवेट और बोल्ट के लिए इंक्लिनेशन एंगल 40 to 70 डिग्री होता है, जबकि वेल्डिंग के लिए 60 to 90 होता है। 60 डिग्री to 90 डिग्री वेल्डिंग के लिए, रिवेट और बोल्ट के लिए 40 to 70 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर रिवेटेड और वेल्डेड लेसिंग सिस्टम। रिवेटेड और वेल्डेड लेसिंग सिस्टम के लिए L effective upon R minimum should not be greater than 50 और 0.7 into SR whichever is less। इनमें से जो भी कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। L effective upon R minimum की वैल्यू L effective upon R minimum should not be greater than 50 और 0.7 into SR। इनमें से जो भी मिनिमम होगा उससे ज़्यादा L effective upon R minimum की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आगे हमारे पास है मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स की मिनिमम विड्थ क्या होगी वो समझेंगे हम लोग। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स। रिवेट डायमीटर 22, 20, 18, 16 और विड्थ कितनी होनी चाहिए? अगर रिवेट डायमीटर 22 है तो विड्थ 65 mm, अगर 20 है तो 60 mm, 18 है तो 55 mm, 16 है तो 50 mm। अगर रिवेट डायमीटर 22 है तो विड्थ 65, 20 है तो 22 है तो 65, 20 है तो 60, 18 है तो 55, 16 है तो 50। नोट पॉइंट है फॉर लेस्ट कॉलम रिवेट डाया शुड बी ग्रेटर देन 16 mm।
For least column, rivet dia should be greater than equals to 16 mm, less than equals to 22 mm। यानी लेस्ट कॉलम के लिए रिवेट का डाया 16 से ज़्यादा या 16 के बराबर होना चाहिए और 22 से कम या 22 के बराबर होना चाहिए। आगे हमारे पास है मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स फॉर सिंगल लेसिंग T should be less than L/40। सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन L/40। सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस L/40 से कम नहीं होनी चाहिए। सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस L/40 से कम नहीं होनी चाहिए। डबल लेसिंग के लिए T शुड नॉट बी लेस देन L/60। डबल लेसिंग के लिए T शुड नॉट बी लेस देन L/60, शुड नॉट बी लेस देन L/60। सिंगल के लिए L/40, डबल के लिए L/60 से कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। The lacing of compression members should be designed to resist a transverse shear V is equal to 2.5% of axial force in the member. The lacing of compression members should be designed to resist transverse shear V is equal to 2.5% of axial force in the member. ट्रांसवर्स shear को resist करने के लिए लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन किया जाता है। आगे हमारे पास है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन लेसिंग। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन लेसिंग। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स इन लेसिंग फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू V अपॉन 2 sin थीटा। सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम F इज इक्वल टू V अपॉन 2 sin थीटा। फॉर डबल लेसिंग सिस्टम F इज इक्वल टू V अपॉन 4 sin थीटा। सिंगल लेसिंग के लिए F इज इक्वल टू V अपॉन 2 sin थीटा। डबल लेसिंग के लिए F इज इक्वल टू V अपॉन 4 sin थीटा। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड के लिए फार्मूला है N इज इक्वल टू F अपॉन रिवेट वैल्यू फॉर सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग के लिए फार्मूला N इज इक्वल टू F अपॉन रिवेट वैल्यू फॉर सिंगल लेसिंग। प्रॉपर्टी ऑफ बैटेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसको समझेंगे हम लोग। फॉर बैटेंड कॉलम L effective is equal to 1.10 L और increase 10% of actual length। बैटेंड कॉलम के लिए L effective की वैल्यू 1.10 L होती है या इंक्रीज होती है 10% ऑफ द एक्चुअल लेंथ की। सेकेंड पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंस रिक्वायर्ड 4 2 एंड्स एंड 2 इंटरमीडिएट बैटेंस। मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंस रिक्वायर्ड 4। मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंस कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, 2 एंड्स पे और 2 इंटरमीडिएट बैटन। मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंस रिक्वायर्ड 4। Batten plate prevents distortion of built-up columns। Batten plate prevent distortion of built-up columns। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? स्पेसिंग S upon R minimum should not be greater than 50 or 0.70 SR, whichever is less। स्पेसिंग S upon R minimum से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। S upon R minimum should not be greater than 50 और 0.70 SR, जो भी इनमें से कम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। S क्या है? स्पेसिंग ऑफ बैटेंस है, जहाँ S क्या हमारी स्पेसिंग ऑफ बैटेंस है। ऐसे हम लोगों ने लेसिंग के लिए देखा था L effective upon R minimum should not be greater than 50 और 0.7 SR, वही है बैटेंस के लिए। आगे देखेंगे हम लोग। बैटेंस आर डिजाइन टू रेजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल शियर और मूवमेंट। बैटेंस को डिजाइन किया जाता है रेजिस्ट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल शियर और मूवमेंट। बैटेंस को डिजाइन किया जाता है रेजिस्ट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल शियर और मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडनल शियर का फार्मूला है VB is equal to VT into L0 upon NS। VB is equal to VT into L0 upon NS। मोमेंट के लिए फार्मूला है M is equal to VT into L0 upon 2N। M is equal to VT into L0 upon 2N, जहाँ N नंबर ऑफ बैटन्स है, S स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स है, L0 या L0 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बैटन्स है, L0 या L0 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बैटन्स है।
लॉन्गिट्यूडनल शियर के लिए फार्मूला है वी इज इक्वल टू वी टी इंटू एल नॉट अपर एन एस। मोमेंट के लिए फार्मूला है एम इज इक्वल टू वी टी इंटू एल नॉट अपॉन टू एन। आगे हमारे पास है फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। वेल्डेड कनेक्शंस के लिए कनेक्शंस की बात करेंगे हम लोग। लैप शुड नॉट बी लेस देन 40। लैप 40 से कम नहीं होनी चाहिए वेल्डेड कनेक्शन के लिए। लैप शुड नॉट बी लेस देन 40। टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड at edge of bottom should not be less than d by 2. Total length of weld at edge of batten should not be less than d by 2. Length of weld at each edge of batten should not be less than 1 by 3. Total length of weld required. Length of weld at each edge of batten should not be less than 1 by 3. Total length of weld required. Return weld along transverse axis of column should not be greater than 40. Return weld along transverse axis of column should not be greater than 40. आगे हमारे पास है सेफ्टी अगेंस्ट डिफ्लेक्शन इन बीम फॉर डिफरेंट कंडीशंस। सेफ्टी अगेंस्ट डिफ्लेक्शन इन बीम फॉर डिफरेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। maximum permissible horizontal and vertical deflection span by 325 WSM के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्पान बाय 325 होना, स्पान बाय 325 होता है WSM में। मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ SSB व्हेन सपोर्टेड एलिमेंट्स आर ससेप्टिबल टू क्रैकिंग होता है स्पान बाय 360 LSM में। Maximum permissible deflection of SSB when supported elements are susceptible to cracking span by 360 LSM। थर्ड है हमारे पास when supported element are not susceptible to cracking is span by 360। when supported element are not susceptible to cracking is span by 300 LSM। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस। स्लैब बेस, गसेट बेस, ग्रिलेज फाउंडेशन, इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। स्लैब बेस क्या होता है? मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर लोडेड कॉलम ओनली। स्लैब बेस मोस्ट सुटेबल होता है। स्लैब बेस मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर लोडेड कॉलम्स ओनली। लोडेड कॉलम के लिए मोस्ट सुटेबल और इकोनॉमिकल होता है स्लैब बेस। इट इज़ डिजाइंड इफ द कॉलम लोड इज लेस। अगर कॉलम लोड कम है, इट इज़ डिजाइंड इफ द कॉलम लोड इज लेस, अगर कॉलम लोड कम है तब इसका डिजाइन किया जाता है। गसेट बेस इट इज़ डिजाइंड इफ द कॉलम लोड इज मोर हैवी। अगर कॉलम लोड ज़्यादा है, हैवी है कॉलम लोड, तो गसेट बेस को डिजाइन किया जाता है। अगर कम है तो स्लैब बेस को डिजाइन किया जाता है। अगर कॉलम लोड कम है तो स्लैब बेस को डिजाइन किया जाता है। अगर कॉलम लोड ज़्यादा है तो गसेट बेस को डिजाइन किया जाता है। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या है? इट इज़ डिजाइंड इफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस। अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो डिजाइन किया जाता है ग्रिलेज फाउंडेशन। इट इज डिजाइंड इफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस। अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो ग्रिलेज फाउंडेशन का डिजाइन किया जाता है। इट ट्रांसफर्ड हैवी लोड्स ओवर लार्ज एरिया। यह जो है लार्ज एरिया पर हैवी लोड को ट्रांसफर करता है ग्रिलेज फाउंडेशन। अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तब इसको हम लोग यूज में लेते हैं, तब इसका डिजाइन किया जाता है। नोट पॉइंट क्या है? इन ग्रिलेज फाउंडेशन मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट एज ऑफ द बेस प्लेट। इन ग्रिलेज फाउंडेशन मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट एज ऑफ द बेस प्लेट के एज पर मैक्सिमम शियर फोर्स अकर करता है ग्रिलेज फाउंडेशन में। The thickness of base plate of column base is determined from flexural capacity of the base plate.
The thickness of base plate of column base is determined from flexural capacity of the base plate. थर्ड हमारा पॉइंट है fasteners in gusseted base plate are designed for 50% of column load. Fasteners in gusseted base plate are designed for 50% of column load. 50% कॉलम लोड की डिजाइन किया जाता है फास्टनर्स का गसेटेड बेस प्लेट में। आगे हमारे पास है थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लैब बेस। थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लैब बेस, रेक्टेंगुलर स्लैब बेस की थिकनेस के लिए फार्मूला दिया गया है T इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान सिग्मा बी एस 3 अपान अंडर रूट 3 अपान सिग्मा बी एस डब्ल्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। WSM के लिए फार्मूला है थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस के लिए थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस के लिए फार्मूला है WSM के लिए T इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान सिग्मा बी एस डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में। LSM के लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5 डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर अपान FY अपान गामा MO ये LSM के लिए फार्मूला है। जहाँ सिग्मा बी एस परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस स्लैब है ए क्या है ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम। ए ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेट बियॉन्ड द कॉलम। आगे हमारे पास है थिकनेस ऑफ स्क्वायर स्लैब बेस प्लेट अंडर ए सॉलिड राउंड कॉलम। थिकनेस ऑफ ए स्क्वायर स्लैब बेस प्लेट अंडर ए सॉलिड राउंड कॉलम T इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 90 W अपॉन 16 सिग्मा बी एस इंटू बी अपॉन बी माइनस बी डी। WSM के लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 90 W अपॉन 16 सिग्मा बी एस इंटू वी अपॉन बी माइनस डी नॉट। जहाँ W हमारा टोटल एक्सियल लोड है, V लेंथ ऑफ द साइड ऑफ कैप और बेस है। द कैप और बेस प्लेट शुड नॉट बी लेस देन 1.5 D नॉट प्लस 75 mm in length or diameter. The cap or base plate should not be less than the cap or base plate should not be less 1.5 ब्रैकेट में D नॉट प्लस 75 mm in length or diameter. आगे हमारे पास है प्लेट गर्डर, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट गर्डर it is defined as a structural member that resists loads primarily in bending and shear. प्लेट गर्डर प्राइमरली रेजिस्ट करता है लोड को बेंडिंग और शियर में। प्लेट गर्डर लोड को रेजिस्ट करता है बेंडिंग और शियर में। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स ऑन रिलेटिवली लॉन्ग स्पैन पे हैवी लोड को कैरी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्लेट गर्डर का यूज़ किया जाता है हैवी लोड को कैरी करने के लिए लॉन्ग स्पैन पे। और प्लेट गर्डर रेजिस्ट करता है बेंडिंग और शियर लोड्स को। आगे कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में समझेंगे। कंपोनेंट ऑफ प्लेट गर्डर, पहला हमारा वेब प्लेट है। वेब प्लेट क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट शियर डेवलप्ड इन द प्लेट गर्डर। वेब प्लेट रिस्पॉन्सिबल होता है शियर को रेजिस्ट करने के लिए। वेब प्लेट गर्डर में वेब प्लेट रिस्पॉन्सिबल होता है शियर को रेजिस्ट करने के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट शियर डेवलप्ड इन द प्लेट गर्डर। फिर आता है फ्लेंज या फ्लेंजेस। The load is transferred from flange plate to the web plate through flange only. The load is transferred from flange plate to web plate through flange only. In plate girder, top flange is subjected to bending. In plate girder, top flange is subjected bending moment and bottom flange is subjected to tensile force. प्लेट गर्डर में टॉप फ्लेंज जो होता है, प्लेट गर्डर में टॉप फ्लेंज सब्जेक्टेड होता है बेंडिंग मोमेंट से, जबकि बॉटम फ्लेंज सब्जेक्टेड होता है टेंसाइल फोर्स से। यानी बॉटम फ्लेंज में टेंसाइल फोर्स होता है जबकि टॉप फ्लेंज में बेंडिंग मोमेंट होता है। कहाँ? प्लेट गर्डर में।
फिर आता है स्टिफनर्स। स्टिफनर क्या होता है? स्टिफनर इज यूज्ड व्हेन वेव ऑफ द प्लेट गर्डर इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैरी द लोड्स। इट इज यूज्ड टू मेक प्लेट गर्डर स्टिफ और रिजिड। स्टिफनर का यूज तब किया जाता है जब वेव ऑफ द प्लेट गर्डर, जो प्लेट गर्डर का वेव जो है सफिशिएंट नहीं होता है लोड को कैरी करने के लिए, तब यूज करते हैं स्टिफनर्स का। स्टिफनर्स क्या करते हैं? इट इज यूज टू मेक प्लेट गर्डर स्टिफ और रिजिड। स्टिफनर्स प्लेट गर्डर को स्टिफ और रिजिड बनाते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट गर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेट गर्डर। For angle section, outstanding leg length. For angle section, outstanding leg length should not be greater than minimum of 256 t upon under root fy or 16t. For angle section, outstanding leg length should not be greater than minimum of 256 t upon under root fy or 16t. For plates, outstanding length should not be exceed 12t. For plates, outstanding length should not be exceed 12t. आगे हमारे पास है इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गर्डर। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ गर्डर, depth between the outer surfaces of the flanges is terms of overall depth or depth of the plate girder. In general, depth of the plate girder is kept 1/10th to 1/12th of the span. Generally, डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर कितनी रखी जाती है? 1/10 से 1/12 तक। इन जनरल, डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर इज केप्ट 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पान। आगे हमारे पास दिया गया है टाइप्स ऑफ प्लेट गर्डर और डेप्थ। टाइप्स ऑफ प्लेट गर्डर और डेप्थ। शैलो प्लेट गर्डर के लिए डेप्थ होनी चाहिए लेस देन 705 mm। शैलो प्लेट गर्डर के लिए डेप्थ लेस देन 705 यानी 750 mm। डीप प्लेट गर्डर के लिए डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन 750 mm यानी 750 mm। फॉर रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए फार्मूला है d इज इक्वल टू 1.1। फॉर रिवेटेड प्लेट गर्डर के लिए फार्मूला है d इज इक्वल टू 1.1 अंडर रूट m अपॉन सिग्मा BC इंटू TW। फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर के लिए फार्मूला है d इज इक्वल टू 5.3 अंडर रूट m अपॉन सिग्मा BC इंटू TW। आगे दिया गया है एज पर IS 800/2007 वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स आर यूज्ड। नीचे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स के बारे में दिया गया है, इनको हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहला है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर क्या करता है? हॉरिजॉन्टल स्टिफनर टू प्रिवेंट वेव बकलिंग अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू बेंडिंग। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट वेव बकलिंग अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू बेंडिंग। वेयरिंग स्टिफनर to transfer tensile forces from flange to wave to prevent local crushing of the wave due to concentrated loads or reaction। उसके लिए बेयरिंग स्टिफनर का यूज करते हैं। अगला हमारा टेंशन स्टिफनर टू ट्रांसफर टेंसाइल फोर्सेस फ्रॉम द फ्लैंज टू द वेव। टेंशन स्टिफनर का यूज किया जाता है टू ट्रांसफर टेंसाइल फोर्सेस फ्रॉम फ्लैंज टू वेव। Torsional stiffener to restrain girder against torsional effects at supports. To provide lateral restraint to beams and girders and supports. आगे हमारे पास लोड कैरिंग स्टिफनर टू प्रिवेंट वेव बकलिंग ड्यू टू एनी कंसंट्रेटेड लोड। किसी भी कंसंट्रेटेड लोड के कारण
बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए लोड कैरिंग स्टिफनर का यूज़ किया जाता है। डायगोनल स्टिफनर strengthen to wave under combination of bending and shear. Diagonal stiffener is used to strengthen to wave under combination of bending and shear. It is designed to carry a portion of applied shear and wearing that increases the wave capacity. Diagonal stiffener is designed to carry a portion of applied shear and wearing that increases the wave capacity. इंटरमीडिएट और लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर ये क्या होते हैं? टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिलेंडर वेव ड्यू टू शियर। इनका यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिलेंडर वेव ड्यू टू शियर, टू प्रिवेंट वेव बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग, टू प्रिवेंट वेव बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग। लास्ट हमारा है वर्टिकल एंड इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। Vertical and intermediate transverse stiffeners to prevent wave buckling due to shear। इनका यूज़ किया जाता है to prevent wave buckling due to shear। Minimum spacing should not be greater than 0.33 d। Minimum spacing should not be greater than 0.33 d। Maximum spacing should not be greater than 1.5 d। Maximum spacing should not be greater than 1.5 d। आगे हमारे पास है स्टिफनर्स रिक्वायरमेंट इन प्लेट गर्डर। स्टिफनर्स रिक्वायरमेंट इन प्लेट गर्डर, अगर रेशियो T1/TW का लेस देन इक्वल टू 85 है तो स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रेशियो D1/TW लेस देन इक्वल टू 85 है तो स्टिफनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, नन। अगर D1/TW की वैल्यू 85 से ज़्यादा लेकिन 200 से कम है, अगर D1/TW की वैल्यू 85 से ज़्यादा लेकिन 200 से कम है तो ट्रांसवर्स और वर्टिकल और वनली इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर D1/TW की वैल्यू 85 से ज़्यादा 200 से कम है तो ट्रांसवर्स और वनली इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर D1/TW की वैल्यू 200 से ज़्यादा लेकिन 250 से कम है, अगर D1/TW की वैल्यू 200 से ज़्यादा और 250 से कम है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टिफनेस रिक्वायर्ड होते हैं। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टिफनेस रिक्वायर्ड होते हैं अगर वैल्यू 200 से 250 के बीच में है। D1/TW की वैल्यू अगर 250 से 400 के बीच में है, अगर D1/TW की वैल्यू 250 से ज़्यादा लेकिन 400 से कम है, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वन एक्स्ट्रा एट न्यूट्रल एक्सिस। जब वैल्यू 250 से 400 के बीच में है तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल एक्सिस पर भी स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट होती है। नोट पॉइंट क्या है? बेंडिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर इज प्रोवाइडेड एट सपोर्ट। बेंडिंग स्टिफनर इन बेयरिंग स्टिफनर इन प्लेट गर्डर इज प्रोवाइडेड एट सपोर्ट। Bearing stiffener in plate girder is provided at support. TW should be less than equal to D/200। provide intermediate stiffener। इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करने के लिए TW की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए D/200। इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करने के लिए TW की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए D/200। सेकेंडरी इफेक्ट विदाउट विंड और अर्थक्वेक loads stress on member increased by 25%। Secondary effect without wind or an earthquake loads stress on member increased by 25%। Secondary effect with wind or earthquake loads stress on member increased by 25% in connection design। 25% in connection design में 25% इंक्रीज करते हैं और 33 से 1/3% इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ मेंबर डिजाइन में 33 से 1/3% और कनेक्शन डिजाइन में 25%। कनेक्शन डिजाइन में 25% इंक्रीज करते हैं और इन केस ऑफ मेंबर डिजाइन में 33 से 1/3%। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉर्मल कंडीशन में शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉर्मल कंडीशन में शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। नॉर्मल कंडीशन में 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए थिकनेस।
एक्सपोज टू वेदरिंग कंडीशन में शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। एक्सपोज कंडीशन में 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए और मेन स्टील मेंबर की थिकनेस। आगे हमारे पास दिए गए नेचर ऑफ रूफ लाइव लोड। रिड्यूस्ड लाइव लोड के लिए फार्मूला है एल आर इज इक्वल टू L0 या L0 इंटू R1 R2, वेयर एल आर क्या है, वेयर एल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 20, वेयर एल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 20। रूफ लाइव लोड के लिए, रिड्यूस्ड लाइव लोड के लिए एल आर इज इक्वल टू L0 R1 R2, रूफ लाइव लोड के लिए एल आर इज इक्वल टू 20 R1 R2। रूफ लाइव लोड के लिए एल आर इज इक्वल टू 20 R1 R2। एन एस आई एल आर इज इक्वल टू 0.96 R1 R2, NSI LR is equal to 0.96 R1 R2, where LR is greater than equals to 0.58 less than equals to 0.96। reduced live load के लिए L is equal to होता है L नॉट ब्रैकेट में 0.25 प्लस 15 अपॉन अंडर रूट KLL इंटू 80 FES। L इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला है L इज इक्वल टू L नॉट ब्रैकेट में 0.25 प्लस 4.57 अपॉन अंडर रूट KLL इंटू 80 SI यूनिट। जहाँ R1 R2 रिडक्शन फैक्टर है, वेयर R1 R2 रिडक्शन फैक्टर है, L नॉट या L0 अनरिड्यूस्ड डिजाइन लाइव लोड पर मीटर स्क्वायर है, L नॉट या L0 अनरिड्यूस्ड डिजाइन लाइव लोड पर मीटर स्क्वायर है। 80 ट्रिब्यूटरी एरिया इन मीटर स्क्वायर है, KLL लाइव लोड एलिमेंट फैक्टर है, R1 इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम ब्रैकेट मिनिमम ऑफ 1.2 से 0.001 इंटू 80 ब्रैकेट बन 0.6, वेयर 80 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 लेस देन 600 फीट स्क्वायर। R1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट में मिनिमम ऑफ 1.2 माइनस 0.05 F इंटू 1 ब्रैकेट बन 0.6। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है आज स्टील स्ट्रक्चर आज ख़त्म होता है। कल हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। अगर ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रही हो, वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।